तो ये लोग जो है पहले जाके फिलिस्तीनियों से लड़े, उसके बाद आदिवासियों से लड़े। जो लोग भाई भाई कहते हैं वो अगर अपने आप को कसाई का भाई समझने लगे हैं तो जाके लड़े भाई। राज्य के मुख्यमंत्री का कि अपने पिता के कारण उन लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए अपने गांव का उद्धार 10 दिनों में कर दिया। वहां एक प्रत्याशी उतार चुके हैं जेएलकेएम के, और देख लीजिए कि कह रहे हैं कि एक तरफ से कि संवैधानिक बहिष्कार करेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। तो भाई किस तरीके का बात कर रहे हो? पहले एक तरह से स्टैंड तो हो लोग, वही क्रिश्चियन समुदाय के लिए बोल रही थी तो वाहवाही कर रहे हैं, आज 2-4 गाली भी दिलवा रहे हैं जेएलकेएम वाले। तो एक तरफ घाटशिला विधानसभा उपचुनाव है और दूसरे तरफ पूरे राज्य में देखेंगे आदिवासी एकता और अस्मिता बचाने को लेकर के आदिवासियत की आवाज़ गूंज रही है। इस बीच हम बातचीत करेंगे निशा भगत जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं सामाजिक एकता के लिए तमाम तरह के कवायद को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे तरफ घाटशिला में उपचुनाव है, क्या इसका एक असर वहां पर देखने को मिल सकता है? आप लोगों की क्या वहां के वोटरों से क्या संदेश है, क्या आह्वान करना चाहते हैं? क्योंकि 48% वहां पर आदिवासी लोग वोट करने वाले हैं। चूँकि इस राज्य सरकार की स्थिति जो है दयनीय है, ये राज्य की सरकार जो है आदिवासी अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ करते आई है और बीजेपी ने अब लगातार मैंने कहा है कि हमारे धर्मांतरण पे रोक लगनी चाहिए, पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए, जो समता जजमेंट है हमारे लिए वो प्रखरता से यहाँ पे लागू होना चाहिए। तो कई सारी ऐसी जो है चीज़ें जो आदिवासी CNTS-PT एक्ट का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। तो देख लीजिए 2017 में धर्मांतरण बिल तो बीजेपी लेके आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती तो वो भी पेशा अधिनियम कानून लागू कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि घाटशिला के जितने भी वहाँ के वोटर्स हैं उनको ये सोचना होगा कि वाकई हमारा कौन जो है साथ दे सकता है, हमारा काम कौन कर सकता है। पार्टी विशेष पे ना जा कर के भी अगर हमको निर्दलीय कैंडिडेट को भी अगर सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस जगह पे महागठबंधन की जो सरकार है लगातार विफल रही है। महागठबंधन की सरकार जो है चोचला दे रही है। कहाँ है, कहाँ थी इससे पहले हमारी गांडे विधानसभा की माननीय विधायक महोदया? आज हाथ हिला हिला करके वो वोट मांगने के लिए आ रही हैं। आप देख लीजिए कि पूर्व इस राज्य के मुख्यमंत्री बाबा दिसम गुरु जी का जब देहांत हुआ उसके बाद उनके गांव का विकास हुआ। 25 सालों में उनके पिताजी के देहांत होने के बाद 10 कर्म के लिए अगर उनके सुपुत्र वहाँ गांव में थे तो 10 दिन में वहाँ पे बिजली आती है और वहाँ पे सड़क बनता है। तो दुर्भाग्य का विषय है इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का कि अपने पिता के कारण उन लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए अपने गांव का उद्धार 10 दिनों में कर दिया। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जेएमएम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ राज किया और आज तक हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाया है, हमारे गाँव की सड़कें नहीं बन पाई हैं, हमारे गाँव से जो कनेक्ट करता हुआ पुलिया नहीं बन पाया है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हेमंत सरकार जो है आदिवासी विरोधी सरकार है, इस पे हम इतना ही कहना चाहेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों के बारे में आपने बात रखा, बीजेपी के बारे में भी आपने कहा, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे जिस तरह से आप जेएलकेएम में जब थी उस वक्त आपका जो राजनीतिक विचार था लोगों के बीच में आ रहा था, आप चुनाव के दौरान भी वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही थी अपने बातों से, लेकिन वहाँ पर किसकी ओर झुकाव है जो ये आवाज़ उठ रही है आदिवासियत की? मैंने इसलिए सवाल डायरेक्ट पूछा, तो जवाब देखिए आदिवासियत की जहाँ तक बात उठ रही है, आप अगर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर कुर्मी समुदाय की, तो उन्होंने तो कुछ संविधान के तहत कभी चीज़ों को माना ही नहीं। संविधान की लुकुर कमेटी ने उन्हें डिनाई कर दिया। आप देख लीजिए कि TRI का रिपोर्ट उनको डिनाई कर दिया। उसके बावजूद वो अपने संघर्ष के नाम पे राजनीति का रोटी जो सिक्का सेक रहे हैं। तो आप समझ लीजिए ना कि वहाँ एक प्रत्याशी उतार चुके हैं जेएलकेएम के, और देख लीजिए कि कह रहे हैं कि एक तरफ से कि संवैधानिक बहिष्कार करेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। तो भाई किस तरीके का बात कर रहे हो? पहले एक तरह से स्टैंड तो हो लो कि किसी पार्टी के हो, किसी की जात बिरादरी के हो, या तो फिर दोनों एक ही लोग हैं। एक तरफ से जेएलकेएम के सुप्रीमो जो है, जो कुर्मियों के खिलाफ मैंने कहा जो उस समय में मैंने जो बयान दिया था उसके तर्ज पे मुझे पार्टी से वो कुर्मी का बेटा होने का वो अपना फ़र्ज निभाते हुए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। वही क्रिश्चियन समुदाय के लिए बोल रही थी तो वाहवाही कर रहे हैं, आज 2-4 गाली भी दिलवा रहे हैं जेएलकेएम वाले। तो अपने समुदाय के लोगों के उन आदिवासियों से दिलवा रहे हैं जो कि वाकई
आदिवासी नहीं रहे, रूढ़िवादी परंपरा छोड़ चुके हैं, जो जिसको डर भिन रहा है कि अगर निशा भगत डिलिस्टिंग करवा देगी तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा, यरूशलेम जाना पड़ जाएगा, यहाँ से भागना पड़ जाएगा। तो ये लोग जो है पहले जाके फिलिस्तीनियों से लड़े, उसके बाद आदिवासियों से लड़े। जो लोग भाई भाई कहते हैं वो अगर अपने आप को कसाई का भाई समझने लगे हैं तो जाके लड़े भाई कि फिलिस्तीनियों से, यरूशलेम में यहूदियों से लड़े हैं। हम लोगों से लड़ने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का इतिहास बहुत गहरा है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे दोहरा और दोगली प्रवृत्ति नहीं रही है। हमने जब जब प्रहार हुआ है, चाहे मुगलों का, चाहे अंग्रेजों का, चाहे असामाजिक तत्वों का, तब तब हमने शिकार करने का काम किया है। वो हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, निशा भगत जब से केंद्रीय शरणा समिति में शामिल हुई हैं, एक नया रूप भी देखने को मिल रहा है। और दूसरे में देखेंगे कि विकास भगत जो कि एक दल बल के साथ में आए, काफ़ी संख्या में, वो केंद्रीय शरणा समिति में शामिल हुए। ऐसे में केंद्रीय शरणा समिति को भी एक नया बल मिल रहा है। तो क्या ये जो केंद्रीय शरणा समिति का स्वरूप है आने वाले समय में, भविष्य में राजनीति की दशा, दिशा और धुरी को परिवर्तन करने का कार्य करेगी? आपको क्या लगता है इस विषय में? कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।